एमजी नरेगा अब एक इतिहास की किताब का भाग रह गया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निधि एंड वेलकम बैक टू सेंटर फॉर एम्बिशन। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है बीबीजी रामजी एक्ट। ये जो एक्ट है ये एमजी नरेगा को रिप्लेस करके लाया गया है। जैसे कि मैंने बताया, एमजी नरेगा अब एक इतिहास का भाग हो जाएगा, तो उसी से रिलेटेड हम बीबीजी रामजी एक्ट के बारे में पढ़ेंगे कि अभी ये चर्चा में क्यों है और अभी हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं। इसके अंदर जो चीज़ें हैं उनके बारे में एक एक करके डिटेल में जानेंगे कि इसमें जो है ऐसा क्या है जो एमजी नरेगा में नहीं था, या दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं, इसके बारे में एक एक करके जानते हैं। तो चलिए अपनी क्लास शुरू करते हैं। तो जैसे कि बीबीजी रामजी, ठीक है, बीबीजी रामजी की अगर मैं बात करूं तो इसका मतलब वो होता है विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण, यानी कि ये रूरल एरियाज के लिए ही लाया गया है। ठीक है, अब ये जो एक्ट है वो आ तो बहुत समय पहले गया था, बट इसका ना इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था। तो अभी क्या हुआ है, वाइज इन द न्यूज, अगर हम इसको अभी पढ़ रहे हैं तो उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है कि अभी यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है बीबीजी रामजी एक्ट 2025 को। वो भी कब से? 1 जुलाई 2026 से। यानी कि जो बीबीजी रामजी हमारा जो एक्ट है, इसको यूनियन गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट कर दिया है कब से? 1 जुलाई 2026 से। यानी कि अब एमजी नरेगा को पूरी तरह से खत्म करके इस एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। ठीक है, इसके साथ साथ क्या हुआ है कि जो वेजेस के एक्ट है, जो मतलब वेजेस में थोड़ा सा चेंजेस भी इन्होंने किया है, उसके फ्रेमवर्क को भी चेंज करके इन्होंने मिनिमम वेज क्या होना चाहिए वो भी इन्होंने डिसाइड किया हुआ है। ठीक है, तो इसने रिप्लेस किया है, जैसे मैंने बताया, एमजी नरेगा को, जो कि इंडिया स्टैट्यूटरी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी फ्रेमवर्क है। ठीक है, तो गवर्नमेंट हैज आल्सो नोटिफाइड रिवाइज्ड वेज रेट्स, यानी कि गवर्नमेंट हैज आल्सो नोटिफाइड रिवाइज्ड वेज रेट्स फॉर ऑल स्टेट्स एंड यूटीज विद नो वेज बिलो 300 रुपीज पर डे। कहने का मतलब क्या था कि अभी जो इन्होंने एक तो ये बीबीजी रामजी स्कीम जो है, एक्ट जो है, उसको इम्प्लीमेंट कर दिया 1 जुलाई से, और उसके साथ साथ इन्होंने बोला है कि अब जो मिनिमम वेज की जो लिमिट होनी चाहिए वो हर एक स्टेट में, हर एक यूटी में 300 रुपये पर डे होनी चाहिए, यानी उससे कम नहीं होगी। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा डिसीजन हो जाता है, ताकि जो जैसे कि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां से आप देखोगे कंटिन्यूस माइग्रेंट लेबर और ये सब इश्यूज रहते हैं, अगर उन्हीं स्टेट्स में मिनिमम वेज डिसाइड कर दिया जाए तो शायद माइग्रेशन का जो प्रॉब्लम है, जो लेबर का इश्यूज है, उससे कहीं ना कहीं राहत मिलेगी। ठीक है, तो अब थोड़ा सा जानते हैं कि ये बीबीजी रामजी जो है वो है क्या। ठीक है, ये एक नया रूरल एम्प्लॉयमेंट एंड लाइवलीहुड गारंटी लॉ है। जो एम क्या है, जिसका एम क्या है, यानी इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट वाइल बिल्डिंग प्रोडक्टिव रूरल एसेट्स। कहने का मतलब है कि गांव में प्रॉपर एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का एक माध्यम तैयार करना। ठीक है, ये क्या करेगा, ग्रामीण इलाकों में एक एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। ठीक है, बिल्कुल एमजी नरेगा के जैसा ही है, बस दोनों में कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ अभी। पहले इसके कुछ की फीचर्स पढ़ लेते हैं। अगर मैं इसके की फीचर्स की बात करूं तो ये गारंटेड एम्प्लॉयमेंट देता है। ठीक है, गारंटेड एम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि गारंटेड एम्प्लॉयमेंट हमारे एमजी नरेगा में भी था। अगर मैं एमजी नरेगा की बात करूं यहाँ पे, तो एमजी नरेगा हमारा जो है वो 2005 में आया था। ठीक है, ये भी ग्रामीण इलाकों में जो है रूरल एम्प्लॉयमेंट का जनरेशन करता था। ठीक है, इसमें भी सेम चीजें थी, बट यहाँ कुछ डिफरेंसेस है दोनों में। जैसे कि हम जब बीबीजी रामजी की बात करते हैं तो बीबीजी रामजी हमें 125 डेज का जो है एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके देता है, जबकि एमजी नरेगा सिर्फ और सिर्फ 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करवाता था। ठीक है, पहला डिफरेंस ये हो गया कि एमजी नरेगा सिर्फ 100 दिन के लिए था और इसमें अब 125 दिन के लिए एम्प्लॉयमेंट दिया जाएगा। ठीक है, जैसे कि एमजी नरेगा कितना, 100 डेज। ओके, दूसरा हो गया कि जो वेज का रिवीजन किया गया है, यानी कि न्यूनतम मजदूरी दर क्या होगी। ठीक है, यानी कि न्यूनतम मजदूरी, अगर आप किसी से काम करा रहे हो, किसी लेबर को या किसी मजदूर को बुला रहे हो, तो उसके लिए आप मिनिमम कितना वेज दोगे। ठीक है, वो इन्होंने डिसाइड किया, वो है 300 रुपीज पर डे। ठीक है, अब ये हालांकि स्टेट टू स्टेट वेरी करेगा, और जैसे कि इसमें 10% का इंक्रीजमेंट हुआ है। अभी कुछ स्टेट ऐसे हैं जिनमें 24.5% का इंक्रीज हुआ है, यानी कि हाईएस्ट हुआ है, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश एंड नागालैंड। जब मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करती हूँ तो 24.5% का इंक्रीजमेंट हुआ है। ठीक है, और वहीं दूसरा नागालैंड। ठीक है,
आप याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश और दूसरा हो गया हमारा नागालैंड, ठीक है, और नागालैंड। इसके अलावा अगर मैं आगे चलूं तो इसमें क्या है 300 रुपीज पर डे दिया जाएगा मिनिमम। ओके, मैक्सिमम इसमें अगर हम एवरेज निकालते हैं कि कुछ लोग 300 दे रहे हैं, कुछ लोग 320 देंगे, कुछ लोग 340 देंगे, कुछ स्टेट्स में 340 के साथ साथ 400 रुपए भी है, ठीक है। तो इस तरीके के जब एवरेज निकाला जाएगा तो ऑन एन एवरेज 327.4 रुपए पर डे आएगा। कितना आएगा? 327.4 रुपए पर डे आने वाला है इसमें, ठीक है। इसके अलावा एमजी नरेगा में जो ये था, एमजी नरेगा में सिर्फ और सिर्फ ये 298.8 पर डे था, ठीक है। 298.8 रुपीज पर डे का एम्प्लॉयमेंट दिया जाता था, ठीक है, ये था। तो अभी इन्होंने एक जो मिनिमम एज है जो मिनिमम वेज है वो इन्होंने डिसाइड कर दिया कि 300 रुपए से आप कम किसी को नहीं दोगे। तो एक ये फर्क हो गया कि डेज, नंबर ऑफ डेज बढ़ गए, ठीक है। दूसरा कि इन्होंने वेज का जो न्यूनतम मजदूरी दर है उसको भी इन्होंने बढ़ा दिया। ओके, इसके अलावा और क्या कह रहा है कि जो पेमेंट सिस्टम है ना यहाँ पे वो डीबीटी है। इसका मतलब अब जो ये बीबीजी रामजी स्कीम है इसमें ज्यादा से ज्यादा टेक्नोलॉजी का यूटिलाइजेशन किया जा रहा है, जबकि अगर एमजी नरेगा की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी का उतना ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन नहीं था। ओके, इसके अलावा वेजेस जो है वो विद इन 15 डेज प्रोवाइड किए जाएंगे, यानी 15 दिन के अंदर अंदर ये जो वेजेस है इनको दिया जाएगा। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि एमजी नरेगा में और इसमें क्या फर्क है। इसके अलावा कुछ चीजें और हैं यहाँ पे, जैसे कि ये जो एमजी नरेगा है ये मैंने बता दिया 2005 में आया था, ठीक है। इसके अलावा जो है हाँ, एक चीज और यहाँ पे मिस हो गई कि ये जो स्कीम है बीबीजी रामजी और एमजी नरेगा में एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये आता है कि एमजी नरेगा जो चलता था वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ठीक है। एमजी नरेगा सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ठीक है, स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, जबकि ये जो बीबीजी रामजी है ना वो 60:40 में काम करेगा। यूटीज जो स्टेट्स हैं जहां पे लेजिस्लेचर है, ठीक है, ये स्टेट्स के साथ काम करेगा 60:40 के रेशियो में। यूटीज में जहां पे लेजिस्लेचर नहीं है वहां पे 100% सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, ठीक है। इसके अलावा जो हिली एरियाज हैं या जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं वहां पे जो है 90 और 10 का रेशियो रहेगा। कितना रेशियो रहेगा? 90 और 10 का रेशियो रहने वाला है। तो ये था थोड़ा सा बाइफर्केशन कि एमजी नरेगा कैसे था और बीबीजी रामजी में जो सेंट्रल की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है थोड़ी कम करने की कोशिश की गई है। ओके, इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो अभी ये जो रिवाइज्ड वेज रेट आए हैं इनका सिग्निफिकेंट क्या है, मतलब अभी अगर हम 300 रुपए मिनिमम वेज डिसाइड कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या होने वाला है, ठीक है। इसका फायदा क्या है, एक तो ये जो रूरल परचेसिंग पावर है ना उसको इंक्रीज करेगा, यानी कि जो गांव में ज्यादा से ज्यादा, अगर सिंपल सी बात है गांव में अगर आपके पास ज्यादा पैसा आ रहा है तो आप ज्यादा खर्च करोगे, ठीक है, यानी कि आपकी जो परचेसिंग पावर है रूरल एरियाज में वो इंक्रीज होगी, तो जिससे आप फूड पे, एजुकेशन पे, हेल्थ केयर पे और लोकल गुड्स पे ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर पाओगे, बराबर है। ओके, आगे चलते हैं। इसके अलावा जो रीजनल वेज इनइक्वालिटी है उसको कम किया जा सकेगा, ठीक है। आपको जैसे पता होगा कुछ स्टेट्स लेबर इंटेंसिव स्टेट्स कहे जाते हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, झारखंड, ठीक है। अगर मैं पर्टिकुलर 3 स्टेट्स की बात करूं तो आप देखोगे सबसे ज्यादा माइग्रेंट्स आपको इन्हीं 3 स्टेट से देखने को मिलेंगे। तो ये जो इनइक्वालिटीज है कि मान लीजिए महाराष्ट्र में जो वेज लिमिट्स है वो बहुत ज्यादा है एज कम्पेयर टू यूपी, तो यूपी के जो लेबर है, जो माइग्रेंट्स हैं वो वहां जाएंगे और वहां पे जाके काम करना शुरू करेंगे। तो उस चीज को टैकल करने के लिए, उस इनइक्वालिटी को कम करने के लिए क्या किया गया, ये कहीं ना कहीं हेल्प करेगा कि आपने एक मिनिमम जो लिमिट है वो डिसाइड कर दी है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो आप 15 दिन में जो वेज देने की बात कर रहे हो कि काम किया और 15 दिन के अंदर अंदर आपको आपका पेमेंट मिलेगा, तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होल्ड करेगा, ठीक है। सेम जैसे कुछ स्टेट्स हो गए यूपी, बिहार, झारखंड, जहां पे लो वेजेस का प्रॉब्लम है, यहाँ पे 15 से 25% का इंक्रीजमेंट हुआ है, यानी कि अप्रोक्स यहाँ पे अब 320 के करीब करीब जो है मिनिमम वेज डिसाइड किया जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये लाइवलीहुड सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन करेगा। कैसे करेगा? ज्यादा दिन अगर आपको रोजगार मिल रहा है, यानी कि
पहले आपको 100 दिन का मिलता था, अभी आप 25 दिन और करने वाले हो, तो आपको क्या हो रहा है कि मोर डेज ऑफ गारंटेड जो वर्क है, उसका मतलब होता है कि आपकी जो इनकम स्टेबिलिटी है, आपके जो खर्च करने की पावर है, वो और स्ट्रांग होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। इसके अलावा ये सपोर्ट करेगा इंक्लूसिव ग्रोथ। इंक्लूसिव ग्रोथ मतलब क्या होता है? आपको पता होगा कि गांव में लैंडलेस लेबर की आपने बात सुनी होगी, यानी ऐसे खेतिहार मजदूर जिनके पास खुद की जमीन और खुद का खेत नहीं होता, तो उनको हम लैंडलेस लेबर कहते हैं। उनको कहीं ना कहीं फायदा होने वाला है। ठीक है, विमेन को फायदा होने वाला है। इसके अलावा SC ST और मार्जिनल फार्मर्स को फायदा होने वाला है। ये वो सेक्टर, ये वो लोग हैं जिनको इस स्कीम से बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है, और यही लोग कहीं ना कहीं हमारे जो नेशनल GDP है उसमें काफ़ी ज़्यादा रोल प्ले करते हैं। ठीक है, ओके। इसके अलावा आगे चलते हैं। हाँ, अभी कुछ एरियाज हैं जहाँ पे ये BBG रामजी स्कीम जो है, जो एक्ट जो है, वो इसको फोकस करेगा। ठीक है, हालांकि फोकस करने का मतलब है कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे इनको बेटर परफॉर्म करना है, जहाँ पे इनको और भी बेटर अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करवानी है। जैसे पहला हो गया रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि आपने देखा होगा MG नरेगा में भी क्या होता था कि प्रधान वगैरह रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसमें। मतलब ये स्कीम के बाद क्या होता है कि प्रधान की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, जो गाँव में ग्राम प्रधान होते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो रोजगार प्रोवाइड करवाएं 100 डेज का। ठीक है, ये MG नरेगा में हुआ करता था। सेम चीज होगी अभी BBG रामजी स्कीम में। तो इसमें क्या होगा कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया जाएगा, यानी कंस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस का जो काम है, ठीक है, जैसे रोड बनाए जा रहे हैं, ब्रिज बनाए जा रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम अच्छा किया जा रहा है, या पब्लिक एसेट कुछ भी जनरेट किया जा रहा है, तो वहां पे इसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। ओके, उसके अलावा वाटर कंजर्वेशन के लिए भी ये लोग काम करेंगे, जैसे कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग। अभी मॉनसून सीजन स्टार्ट हो चुका है, तो आप देखोगे कि पानी इधर उधर फैल रहा है, प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं है, तो क्या किया जाएगा कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग ये की जाएगी। इसके अलावा वाटर हार्वेस्टिंग के जो स्ट्रक्चर है वो बनाए जाएंगे, डैम, चेक डैम्स हो गए, पॉन्ड्स हो गए, रिचार्ज वर्क किया जाएगा। मतलब बेसिकली मानसून का जो पानी है वो वेस्ट ना हो जाए। ठीक है, हम ज्यादा से ज्यादा उस पानी का यूटिलाइजेशन कर पाए, ऐसी चीजों में इनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। इरिगेशन हो गया, मेंटेनेंस ऑफ कैनाल्स। अब इरिगेशन में जैसे, अब ऐसा तो नहीं कि दूसरों के खेतों में जाके काम कर रहे हैं, क्योंकि उसमें सरकार का तो कोई रोल नहीं रहता। ये लोग क्या करेंगे, जब भी आप देखो कि नहर वगैरह से पानी खेतों में सिंचाई वगैरह किया जाता है, इरिगेशन की जाती है, तो उसके लिए कैनाल का जो मेंटेनेंस हो गया, जो स्मॉल इरिगेशन स्ट्रक्चर हो गए, छोटे छोटे नहर, बांध, कुएं, तालाब, इन सबके स्ट्रक्चर को मेंटेन करने में ये लोग हेल्प करेंगे। ठीक है, चैनल्स हो गए, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, तो इन सब चीजों में इनका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। ओके, इसके अलावा क्लाइमेट रेजिलियंस। क्लाइमेट रेजिलियंस का मतलब क्या है? एक्टिविटीज दैट हेल्प कम्युनिटीज अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज एंड रिड्यूस इट्स इम्पैक्ट। यानी कि ऐसी एक्टिविटीज में इनको इंडल्ज किया जाएगा जहां पे जो क्लाइमेट का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है उसको कम किया जा सके। ठीक है, ऐसी जो एक्टिविटीज है उसमें इनका इन्वॉल्वमेंट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा लाइवलीहुड एसेट्स हो गए। लाइवलीहुड एसेट्स का मतलब क्या है कि अगर इनको हम एक्स्ट्रा वर्क दे रहे हैं, लाइक 25 डेज एक्स्ट्रा दे रहे हैं ना, तो उससे क्या होगा, ये क्रिएशन ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी एसेट्स दैट इनहांस इनकम अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, अगर आप ज्यादा उनको नंबर ऑफ डेज एक्स्ट्रा प्रोवाइड करवा रहे हो, तो उससे क्या होगा, उनका कहीं ना कहीं एसेट डेवलप कर सकते हैं वो। ठीक है, अब उनके पास ज्यादा पैसा होगा तो ज्यादा चीजें कर पाएंगे वो। ओके, नेक्स्ट हो जाता है कम्युनिटी वर्क्स। कम्युनिटी वर्क्स की बात की जाए तो कम्युनिटी फैसिलिटीज जैसे कि कम्युनिटी हॉल्स हो गए, प्लेग्राउंड्स, सैनिटेशन यूनिट्स एंड अदर सोशल एसेट्स, यहाँ पे भी ये लोग काम करेंगे। ठीक है, इनको ये सारी चीजें भी उसमें डाली जाएंगी। ठीक है, तो ये थे कुछ फोकस एरियाज जहाँ पे ये स्कीम जो है वो उसका यूटिलाइजेशन किया जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है कि ऑफ कोर्स हर चीज के क्रिटिसिज्म भी होते हैं, तो इस स्कीम के भी क्रिटिसिज्म है। जैसे कि जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनका भी कहना है कि ये जो है बेसिकली एक हिस्टोरिक स्कीम थी ऑलरेडी MG नरेगा, आप उसको हटा रहे हो, तो क्रिटिसाइज किया जा रहा है क्योंकि वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड थी, और अभी क्या है कि अभी स्टेट्स को भी इसमें पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है। तो इसके कुछ क्रिटिसिज्म जैसे मैंने बात की, तो वही चीज है कि MG नरेगा बेसिकली राइट बेस्ड था, लोगों का अधिकार था। ठीक है, लोग डिमांड कर सकते थे कि हमें काम दो। अपोजिशन का कहना है कि BBG रामजी जो है वो मोर बजट ड्रिवन हो जाएगा। मतलब बजट ड्रिवन का मतलब होता है यहाँ पे कि और भी ज्यादा ये बर्डन डालेगा।
ठीक है, हमारे बजट पे और भी ज़्यादा बर्डन डालेगा, क्योंकि अब 25 डेज एक्स्ट्रा वेजेस प्रोवाइड करवाना पड़ेगा लोगों को, तो वो कहीं ना कहीं बजट का डिसबैलेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, ग्रेटर सेंट्रल कंट्रोल ओवर इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, अब सेंट्रली जो है वो कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा इम्प्लीमेंटेशन को लेकर के। ठीक है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी मनमानी करेगी, ऐसा अपोजिशन का क्रिटिसिज्म है, कंसर्न है। कंसर्न्स अबाउट स्टेट फंडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इनका कहना है कि बेसिकली स्टेट के पास ऑलरेडी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, आप अगर ये और एड ऑन कर दोगे तो उससे क्या होगा, और भी प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, इतना इसमें दे रखा है। अब इसके अलावा ये जो स्कीम है बीबीजी राम जी, इसके लिए अभी हमारे रिसेंट बजट में जो है पैसा अलॉट किया गया था, वो था 95,692.31 करोड़। ठीक है, हमारे जो बजट है उसमें इतना अमाउंट 95692.31 करोड़ अमाउंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट यानी इस स्कीम के लिए अलॉट किया गया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ओवरऑल बीबीजी राम जी के बारे में कि ये स्कीम क्या है, और आ तो बहुत पहले गया था, अभी फाइनली इम्प्लीमेंट भी हो चुका है कल से। तो अभी ये है कि ये जो चीज़ है, ये जो टॉपिक है, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज ये टॉपिक यहीं इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट। आप अपने डाउट्स हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।